अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं ये फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है। इसमें एग्जाम में तुमको चार रूप में क्वेश्चन, एक तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक बोलेंगे, नहीं तो प्राइमरी फंक्शन का 4 मार्क का आएगा, नहीं तो सेकेंडरी फंक्शन का आ सकता है, नहीं तो उसके अंदर एजेंसी फंक्शन आ सकता है, जनरल फंक्शन आ सकता है। काफी सारा पार्ट है जो आ सकता है एग्जाम में। सो लेट अस स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल। तो तुम क्या करोगे, आंसर ए बी सी डी ई फॉर्म में लिखोगे, ठीक है ना, तो तुमको आसानी होगी। तो तो जब फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक बोलेंगे तो तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम ए बी सी डी ई फॉर्म में लिखो, ठीक है ना। सो इससे मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। देन तुम शुरू कर सकते हो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अब जो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है, एक होगा प्राइमरी फंक्शन, करेक्ट, एक होगा सेकेंडरी फंक्शन। सो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन्स। प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शंस है या दो पार्ट्स है उसके, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन्स। मतलब कोई भी बैंक का बेसिक काम रहता है डिपॉजिट स्वीकारना, उस पैसे से कर्जा देना। और जो डिपॉजिट्स है उसमें तुमको अलग अलग डिमांड और सेव करंट टाइम डिपॉजिट्स, इसमें ऑफ कोर्स चार है, सेविंग, करंट, फिक्स और रिकरिंग, बट उसका मीनिंग हम बताएंगे। और लोन्स के, शॉर्ट टर्म लोन्स के चार प्रकार तुम्हारे सामने, एडवांसिंग ऑफ लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, कैश लोन और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तुम्हारा जो सेकेंडरी फंक्शन है उसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एजेंसी फंक्शंस और जनरल फंक्शंस। सो तुम्हारे सामने एजेंसी फंक्शंस का एक लिस्ट आ रहा है और जनरल फंक्शंस का एक लिस्ट आ रहा है। ये सब एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल्स में। अभी हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट पोर्शन है दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो है प्राइमरी फंक्शन में आएंगे। प्राइमरी फंक्शंस, ठीक है, उसमें प्राइमरी फंक्शन में कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, करेक्ट। सो तुम्हारे सामने प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स आया, एडवांसिंग ऑफ लोन्स आया, तो ये तुम्हारे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट या एडवांसिंग ऑफ लोन आया, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे कि ये लेफ्ट पोर्शन है, प्राइमरी फंक्शन में बैंक पैसा डिपॉजिट लेता है लोगों से, कस्टमर से, और उस पैसे से जिसको कर्जा चाहिए उसको शॉर्ट टर्म कर्जा देता है। तो हम एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट में आते हैं।
जो कि प्राइमरी फंक्शन है। तो तुम्हारे सामने एक लिस्ट तैयार करते हैं प्राइमरी फंक्शन में। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सबसे पहले हम डिमांड और टाइम डिपॉजिट में आते हैं। इकोनॉमिक्स में डिमांड डिपॉजिट जो आता है उसका मीनिंग है कि तुम कभी भी जाकर बैंक से चेक द्वारा, विड्रॉल स्लिप द्वारा या एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या यूनो बैंकिंग जो एसबीआई का ऐप के थ्रू तुम विड्रॉ कर सकते हो जब चाहो। सो ऑन डिमांड। और टाइम डिपॉजिट मतलब तुरंत विड्रॉ नहीं करोगे, तुम्हारा जो डिपॉजिट है। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट में डिपॉजिट भी होता है, विड्रॉ भी होता है, करेक्ट। टाइम डिपॉजिट तुम समय के लिए रखते हो। समय के लिए एक तो एफडी सुना होगा समझे, और एक उसमें रेकरिंग भी है। तो ऐसे 4 प्रकार है तुमको। इसका अलग से वीडियो बनेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेविंग, करंट और फिक्स्ड का एक अलग से वीडियो बनेगा, और फिर रेकरिंग का भी एक अलग वीडियो बनेगा। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा ताकि तुमको आसानी हो। तुम सेविंग डिपॉजिट में जब पैसा जमा करते हो, ठीक है, तुम जब सेविंग डिपॉजिट में पैसा जमा करते हो, दैट इज सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें जो पैसा जमा होता है उसको सेविंग्स डिपॉजिट बोलते हैं। जो लोग के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा फंड्स है जिसमें लोग सेव कर सकते हैं, एट द सेम टाइम ब्याज कमा सकते हैं, अ, उसको सेविंग्स अकाउंट बोलेंगे। फ्रीक्वेंट विड्रॉल्स अलाउड नहीं रहता। जब तुम सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो आजकल तो एटीएम कम डेबिट कार्ड सबको देते हैं, और 1000 रुपये रखोगे तो चेकबुक भी देंगे, ठीक है ना। एक पासबुक तुमको मिलेगा। या एचडीएफसी जैसा बैंक रहेगा, आईसीआईसीआई जैसा रहेगा तो पासबुक देगा नहीं, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स, 3 महीने का स्टेटमेंट ईमेल कर देगा। पहले कागजी रूप में आते थे, अभी ईमेल में आते हैं। सो सेविंग डिपॉजिट, जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें जो डिपॉजिट करते हो उसको टेक्निकल भाषा में हम सेविंग्स डिपॉजिट्स बोलते हैं, ठीक है। ये नंबर 1। करंट डिपॉजिट, जो करंट अकाउंट में पैसा जमा किया जाता है उसको करंट डिपॉजिट बोलते हैं। करंट अकाउंट में या करंट डिपॉजिट में ब्याज लगभग जीरो रहता है, उसमें ब्याज मिलता नहीं है। नॉर्मली नॉर्मली क्या, सिर्फ बिजनेसमैन ही करंट में अकाउंट ओपन करते हैं। तुम्हारे नाम का अकाउंट करंट डिपॉजिट में सॉरी करंट अकाउंट में तुम्हारे नाम से खुल नहीं सकता अनलेस तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे नाम से है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे करंट अकाउंट खुलवाना होगा तो मुझे रुपारेल कॉमर्स एकेडमी नाम से खुलाना पड़ेगा। रितेश रुपारेल से मैं करंट अकाउंट नहीं ओपन कर पाऊंगा, वो सेविंग्स अकाउंट ओपन कर पाऊंगा। ब्याज दर जीरो रहता है, उसमें अनलिमिटेड विड्रॉल डिपॉजिट्स अलाउड रहते हैं, इसमें इंटरेस्ट मिलता नहीं है। तुम फटाफट वो मतलब बहुत सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करते हो, फ्रीक्वेंट विड्रॉल्स, फ्रीक्वेंट डिपॉजिट जो पैसा आता है। नॉर्मली ये बैंक बिजनेस का अकाउंट है, करंट अकाउंट, ठीक है। लेकिन इसमें बेसिक रकम ज्यादा रहता है, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट में 1000 रहेगा नॉर्मल बैंक का, तो एसबीआई का, तो इधर करंट में 5000 रखना पड़ेगा। एचडीएफसी में कम से कम 10,000 है बैलेंस, तो करंट में 25,000 होगा, करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट, टाइम डिपॉजिट। उसमें 2 प्रकार है, एक है रेकरिंग, एक है फिक्स्ड। रेकरिंग तुमने देखा होगा, जिनका हर रोज का गल्ला है, जैसे कि होटल ले लो, ठीक है, या जो बाल काटने वाले हैं, मेडिकल शॉप, किराना शॉप, रोड साइड में जो रास्ते में भाजी बेचते हैं, हर रोज का जिनका कलेक्शन है, ये लोग क्या करते हैं, पावती सुना होगा, लोग आते हैं पावती, 100 रुपए लोग देते हैं और पावती वाला लेके जाता है। सुना है, देखा है? सुना है तुमने? रिसीट, छोटा सा रिसीट देता है उनको। यस सर। तो ये उनके लिए है। वैसे तो तुम हर रोज का नहीं करते, वीकली मंथली भी कर सकते हो। सो रेकरिंग डिपॉजिट नॉर्मली जिनका
कैश में टर्नओवर ज्यादा है, या जो हर हफ्ते हर महीने कुछ न कुछ पैसा डालना चाहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट उसको बोलते हैं। इस सबसे कम इंटरेस्ट रहता है करंट डिपॉजिट में, सबसे ज्यादा रहता है फिक्स डिपॉजिट में। सेविंग्स में अभी तो काफी कम है, 3-3.5% है, लेकिन रिकरिंग में तुमको सेविंग से ज्यादा मिलेगा, करीबन 5, 4.5 जितना मिलेगा। सो सेविंग से ज्यादा बट फिक्स डिपॉजिट से कम इसका ब्याज रहता है। सो एक ऐसा फायदा होता है कि हर रोज पैसा डाले, गले में 5-6 हजार है, 100 रुपया निकालो तो समझेगा मैंने। तो लोग क्या करते हैं, हर रोज ऐसे जमा करते जाते हैं और फिर 3 से 5 साल बाद लमसम इनको पैसा मिलता है। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट है। जो सैलरीड लोग है वो लोग भी कर सकते हैं, 10,000 कमाते तो हर महीने 1,000-2,000 रुपया रिकरिंग में डाला, वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट तुम कम से कम ऐसा सोच लो ना, 15 से 16 दिन, और ज्यादा से ज्यादा 5 साल 10 साल के लिए आराम से डाल सकते हो। 5 साल के ऊपर डालोगे एफडी में तो तुमको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। ब्याज दर सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन आज के तारीख में ब्याज दर 5.5, 5.5, 6 से ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि कर्जे के ब्याज होम लोन का 60% पे आ गया है। सो बाकी सब जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिरता है। तो सेविंग्स में तो 3% ही होगा, 2-3%। एफडी का भी 4-5 के ऊपर फिलहाल तो अपने देश में लगभग कहीं नहीं होगा, बहुत कम जगह होगा। जब तुम फिक्स डिपॉजिट करते हो तुमको फिक्स डिपॉजिट रिसीट मिलता है, तुम उसको किसी और के नाम पे कर नहीं सकते। वो डिपॉजिट का रिसीट गुम गया तो बैंक में एफिडेविट कराना पड़ता है, तो बहुत झंझट रहता है, इसलिए डिपॉजिट रिसीट संभालने का। और यदि तुमने 6 महीने के लिए किया और 6 महीने के लिए बढ़ाना चाहते हो, तो वो डिपॉजिट रिसीट लेके जाके वो पीछे साइन कर देते हैं और एक्सटेंड कर देते हैं। तो उसको एक्सटेंशन रिन्यूअल भी करते आता है जितना टाइम फ्रेम के लिए तुमको चाहिए। एक ऐसा फायदा होता है एफडी का कि तुमको फिर लमसम मिलता है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो सेविंग अकाउंट में बहुत कम मिलेगा, तो उससे अच्छा एफडी में डालो। आजकल ऐसा ऑनलाइन सुविधा भी रहता है कि तुम्हारा खाते में लाख रुपए के ऊपर बैलेंस चला गया तो ऊपर का ऑटोमेटिक एफडी में ट्रांसफर हो जाए, ऐसे सुविधा है आजकल। ठीक है, तो इसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलेंगे। वैसे तो इसको लर्न करना बहुत आसान है, कुछ है नहीं खास डिपॉजिट में सेविंग करंट, लेकिन फिर भी इसका एक छोटा सा स्टोरी बनाया है मैंने। अब ये प्राइमरी फंक्शन है, तो ऐसा सोचो, अकाउंट ओपनिंग इन बैंक, ठीक है। तुम ऐसा सोचो, एक जूनियर केजी है, एक सीनियर केजी है, या अकाउंट ओपनिंग में एक आदमी अकाउंट ओपन करने जाता है बैंक में। देना बैंक, डी मतलब डिमांड डिपॉजिट का, देना बैंक में जाता है डिमांड डिपॉजिट करने। सो पहला ए पार्ट क्या है, एक आदमी अकाउंट ओपनिंग देना बैंक, डी मतलब क्या, डिमांड डिपॉजिट, उससे याद रहेगा जो तुम्हारा। और उसमें सेविंग्स डिपॉजिट, वो शेड्यूल बोलते ना, वो शेड्यूल कास्ट का रहता है। मतलब ऐसा सिंपल सा लॉजिक सोचो, एक आदमी डिमांड या देना बैंक में जाता है, डी मतलब डिमांड, वो आदमी रहता है शेड्यूल कास्ट, SC, सेविंग्स और करंट, ठीक है। और वो दोपहर के 12 बजे जाता है टाइम डिपॉजिट, और बैंक को बोलता है कि मैं हर रोज रिकरिंग हर रोज आऊंगा, और मेरा फिक्स टाइम होगा दोपहर को 2 बजे। 12 बजे के बजाय 2 बजे बोल दो तो पॉइंट नंबर 2 होगा, या 12 बजे। सो एक आदमी है जो देना बैंक डिमांड डिपॉजिट, शेड्यूल कास्ट, सेविंग्स और करंट, टाइम 12 बजे जाता है और बोलता है हर रोज मैं रिकरिंग डालूंगा और फिक्स टाइम में आऊंगा 12 बजे। सबको समझ में है 12 बजे या 2 बजे? आया समझ में सबको ये स्टोरी? यस सर। अभी हम आएंगे प्राइमरी फंक्शंस के सेकेंड पार्ट में। प्राइमरी फंक्शंस का जो सेकेंड पार्ट है, प्राइमरी फंक्शन में दो पार्ट है, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो पिछले स्लाइड में था, ये दूसरा पार्ट है लेंडिंग। 4 प्रकार से लेंडिंग होता है, ओवरड्राफ्ट, सीसी, कैश लोन और डिस्काउंटिंग।
अभी एक एक करके हम देखेंगे। नाउ ओवरड्राफ्ट, तुमने बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनल अकाउंट्स में सीखा है कि हम लोग उसको लायबिलिटी साइड में डालते हैं। ओवरड्राफ्ट सिर्फ करंट अकाउंट में मिलता है। तुम्हारा बैंक अकाउंट का बैलेंस 0 है, तुम किसी को चेक दोगे तो तुम्हारा चेक बाउंस हो जाएगा। तुमने सामने वाले को 10,000 का चेक दिया, तुम्हारे खाते में 0 है, तो सीधी बात है तुम्हारा चेक बाउंस ही हो जाएगा। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि ओवरड्राफ्ट में तुम्हारा बैलेंस 0 है, तुमने 10,000 का चेक दिया तो बैंक तुम्हारा चेक क्लियर कर देगा, सामने वाले को दे देगा पेमेंट, और तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा -10,000। -10,000 मतलब एक प्रकार का कर्जा बैंक ने तुमको दिया है, ठीक है ना। सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ऐसा फैसिलिटी है जिसके तहत तुम्हारा बैलेंस भले ही 0 है, फिर भी तुम ऊपर का सामने वाले को चेक दे सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। तुम्हारा जो बैलेंस है -10,000, उस पे ब्याज लगेगा। तुमको एक अपर सर्किट दिया जाएगा, जैसे कि 1 लाख दिया, तुम्हारा बैलेंस 0 है, तो तुम सामने वाले को 1 लाख तक का चेक दे सकते हो, या सामने वाले को पेमेंट 1 लाख तक का कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो लिमिट बैंक ने तय किया है ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा अकाउंट या पिछला बैंकिंग देखकर। हर कंपनी का अलग अलग लिमिट्स होता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का तो करोड़ों में होगा, अरबों में होगा, है ना। सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है, तुम्हारा बैलेंस 0 है, फिर भी तुमने विड्रॉ किया -10,000, फिर तुमको एक चेक आया 5,000 का, तुमने जमा किया, तो तुम्हारा कर्जा -10 था, अभी +5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि 5,000 जमा हुआ। शॉर्ट टर्म के लिए रहता है ये कर्जा, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म लोन है। सारे के सारे जो लेंडिंग है, ये चारों लोन शॉर्ट टर्म माने जाते हैं, क्योंकि डिबेंचर ये सब तो लॉन्ग टर्म लोन है, और कमर्शियल बैंक तो शॉर्ट टर्म कर्जा देने के लिए जो डेफिनेशन में आता है, ठीक है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट ये था। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट में तुमको स्टॉक गिरवी रखना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा, ऐसे ही तुमको कर्जा नहीं मिलेगा। तुम जो चेक दे रहे हो, बैलेंस दे रहे हो, फिर भी बैंक क्लियर कर रहा है, तो तुमको कुछ स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ताकि बैंक को गारंटी हो कि तुम पे करोगे, लौटाओगे। और तुमने नहीं लौटाया तो बैंक के पास स्टॉक गिरवी है, तो उसके हिसाब से तो बैंक तुम्हारा स्टॉक बेच के पैसा वसूल सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, और नेक्स्ट जो है कैश क्रेडिट, वैसे तो सिमिलर कंसेप्ट है, लेकिन सिर्फ कैश क्रेडिट पे तुम्हारा करंट अकाउंट नहीं है, और तुम्हारा जो ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो जितना तुमको लिमिट 1 लाख का दिया है, बट 1 लाख पे ब्याज लगेगा नहीं। तुमने जितना 0 के ऊपर का चेक दिया है, जैसे 10,000, तो 10,000 पे ही ब्याज लगेगा। तुम्हारा लिमिट 1 लाख है, तुमने 10,000 का चेक दिया, तुम्हारा बैलेंस -10,000 है, तो ये 10 माइनस मतलब तुमने बैंक से कर्जा लिया, ये 10,000 पे ब्याज लगेगा। उसी प्रकार से कैश क्रेडिट में तुमको एक लिमिट दिया जाता है। तुम्हारा बैंक में अकाउंट नहीं भी चलता है, नहीं हो तो भी चलता है, स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और जब जब तुमको पैसों की जरूरत है, तब तक सीसी का यूज करो। अच्छा, तुम्हारे करंट अकाउंट में बैलेंस 0 है, तुमने 10,000 का चेक दिया, -10,000 हुआ, 10,000 पे ब्याज शुरू हो जाएगा, बट एक 15,000 का चेक आया, तुमने जमा किया, -10, 10,000 का जो कर्जा था वो लौटा दिया, 5,000 ऊपर का तुम्हारा बैलेंस बन गया। सो अभी ओवरड्राफ्ट नहीं है, फेवरेबल बैलेंस है। तुमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में सीखा होगा, जो बैलेंस पासबुक का डेबिट है, इसका मतलब कर्जा है, क्रेडिट है मतलब फेवरेबल बैलेंस। उसी प्रकार तुम्हारा कैश बुक बैंक कॉलम में जो डेबिट है वो फेवरेबल है, कैश बुक क्रेडिट जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। क्रेडिट मतलब तुम्हारा बैलेंस माइनस में है, ठीक है, तो इसको कैश क्रेडिट बोलते हैं। अभी तीसरा कैश लोन, पहला दूसरा जो है बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में और कैश लोन में सबसे बड़ा फर्क यह है कि बैंक ओवरड्राफ्ट में तुम्हारा 1 लाख का लिमिट दिया है, तुमने 10,000 का ही चेक दिया है, तुम्हारा बैलेंस -10,000 है, तो तुमको 10,000 में ही ब्याज लगेगा। कैश लोन में तुमने 1 लाख रुपए का कैश लोन लिया, पर सामने वाले को 10,000 का ही चेक दिया, लेकिन ब्याज 1 लाख का लगेगा, क्योंकि तुमने पूरा 1 लाख का कैश लोन तुम्हारे खाते में ट्रांसफर करा दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट में लिमिट 1 लाख का है, लेकिन तुम जितना लिमिट के अंदर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का चेक दोगे या माइनस बैलेंस रहेगा, उस पर ब्याज लगेगा।
कैश लोन में जैसे SBI ने तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया है कैश लोन, तो तुमने भले ही 10,000 का ही चेक दिया सामने वाले को, लेकिन तुम्हारा जो 1 लाख का जमा किया है उस पे ब्याज लगेगा पूरा का पूरा 1 लाख पे। तो ये फर्क है। एंटायर अमाउंट ऑफ लोन में दिया जाता है। नॉर्मली तुमको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तुम लौटाने का जो प्रक्रिया है या तो महीने का करो या साल में एक बार करो। आजकल गोल्ड लोन में भी फैसिलिटी दे दिया है। पहले क्या होता था, तुमने 1 लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया तो हर महीने 2-2 हजार का इंस्टॉलमेंट, 3-3, 8-8 हजार का इंस्टॉलमेंट भरो। अभी बैंक्स कोऑपरेट करते हैं। कोविड के टाइम में बैंक बोलते हैं काम करो, 1 लाख है, तुम 6-6 महीने में ब्याज भरो और अगले साल पूरा 1 लाख रुपए लौटा दो, तो बैलेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और चौथा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में बैंक्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस देती है। जैसे ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। अपना जो ट्रेड बिल था, याद है, 2 पार्टीज 3 पार्टीज रहते हैं, ड्रॉई पे। ड्रॉर बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉ एक्सेप्ट करता है, वापस आता है ड्रॉर के पास, वो बैंक में जाता है, शॉर्ट टर्म कर्जा लेता है जिसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। चार्जेस जो बैंक लेता है इंटरेस्ट की जगह पे उसको डिस्काउंट बोलते हैं। नॉर्मली 3 से 4 महीने के लिए बिल रहता है। ड्यू डेट में ड्रॉई बैंक को पैसा दे देगा तो बिल क्लियर हो जाएगा। ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया तो बैंक ड्रॉर से वसूलेगा। ठीक है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज तुमको ऑलरेडी पता है, तो इसमें ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या सबको ये पार्ट समझ में आया? यस और नो? यस सर। नाउ इसका जो स्टोरी है, वैसे तो बनाया अलग था, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट है, उसने पिछले साल एक सजेस्ट किया और मुझे वो स्टोरी अच्छा लगा, तो मैंने मेरा स्टोरी कैंसिल करके ये स्टोरी डाल दिया। ठीक है। तो स्टोरी ऐसा है कि एक आदमी को ओवर कॉफी पीने की आदत है। ठीक है। कुछ मेडिकली बोलते हैं थोड़ा बहुत कॉफी लीवर के लिए अच्छा, थोड़ा सा। ठीक है। एक आदमी को ओवर कॉफी पीने की आदत है। वो जाता है स्टारबक्स में। पर स्टारबक्स में तुमने सुना है 1,500 रुपए की कॉफी मिलती है स्टारबक्स में? वैसे तो 250-300 से चालू होता है, 200-250, 250 से आई थिंक चालू होता है, लेकिन वहां पे 1,500 रुपए की भी कॉफी है। सुना है तुमने? सुना है कि नहीं सुना है? बताओ, जवाब तो दो। नो सर, नहीं सुना। नहीं सुना है ना? तो स्टारबक्स में कॉफी, सबसे महंगी कॉफी आई थिंक 1,500 रुपए का ग्लास आता है। सो वो कॉफी लेने जाता है स्टारबक्स में। स्टारबक्स बहुत कॉस्टली है, लेकिन तुम कॉफी पियोगे तो खुश हो जाओगे। बेहतरीन कॉफी है लेकिन बहुत कॉस्टली है। इंडिया में टाटा के साथ टाई अप किया है स्टारबक्स ने। सब स्टारबक्स के जो फ्रेंचाइजी है टाटा संभालता है। तो एक आदमी को और कॉफी पीने की आदत है, वो स्टारबक्स जाता है। कैशियर पूछता है, सर आप कैश में पे करोगे या क्रेडिट कार्ड से पे करोगे? तुम जब कीमत देखते हो 250, 300, 500, 800, 1000, तो तुम बोलते हो बाप रे बहुत महंगा। तो तुम बोलते हो स्टारबक्स एम्प्लॉय को, कॉफी पीने के लिए क्या कैश लोन मिलेगा? तो स्टारबक्स वाला बोलता है, सर कैश लोन तो दे नहीं पाऊंगा, पर मैं आपको डिस्काउंट करके देता हूँ कॉफी। आई थिंक ये स्टोरी अच्छा बना है। एक आदमी को ओवर कॉफी पीने की आदत है, वो जाता है स्टारबक्स में, एक कॉफी चुनता है, सोचो 500 रुपए की। जो कैशियर है स्टारबक्स का, वो बोलता है सर आप कैश में पे करोगे क्रेडिट कार्ड में? तो बोलता है 500 रुपये बहुत ज्यादा है, क्या मुझे कैश लोन मिल सकता है? वो बोलता है सर मैं कैश लोन तो दे नहीं पाऊंगा, पर मैं आपको 500 रुपये का डिस्काउंटिंग करके 400 रुपये कर देता हूँ। ऐसे सोच लेना। सबको समझ में आया ये? यस। ये तो ये तुम्हारा प्राइमरी फंक्शन था। अभी हम सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में जाएंगे। तुम्हारे सामने सेकेंडरी फंक्शन आ रहा है। सेकेंडरी फंक्शन में दो दो भाग में डिवाइडेड है। ठीक है ना? सेकेंडरी फंक्शन को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है एजेंसी फंक्शन, जो कि बैंक एज एन एजेंट अपना फर्ज निभाता है, और जनरल फंक्शन जो हर एक बैंक कर सकता है।
सो अभी ये तुम्हारा एजेंसी फंक्शंस का एक लिस्ट है, ये तुम्हारा जनरल फंक्शंस का एक लिस्ट है, करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एजेंसी फंक्शन में आएंगे कि बैंक एज एन एजेंट क्या क्या काम करता है, ठीक है। सो एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ी हुआ है, मैं इसको सेट कर लेता हूं। अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी फंक्शन में जो पहला प्रकार है दैट इज द एजेंसी फंक्शन, एजेंसी सर्विसेज बोलना चाहिए, एजेंसी फंक्शन बोलो, उसका एक लिस्ट देखेंगे और उसको समझेंगे। बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। सो सबसे पहला, टोटल 6 फंक्शंस है। पहला, पेमेंट ऑफ कस्टमर चेक्स। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा एसबीआई में एक अकाउंट है, ठीक है। तुम पेमेंट करते हो बीवाईकी कॉलेज को फीस। बीवाईकी कॉलेज का वैसे अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, कॉलेज रोड में है ना। बीवाईकी कॉलेज के बाद कॉलेज रोड में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो तुम चेक देते हो फीस का। कितना फीस है 12 स्टैंडर्ड का? कितना फीस है 12 स्टैंडर्ड का? कितना फीस है 12 स्टैंडर्ड का? हाँ, लेट अस एज्यूम 8000। तो तुमने चेक दिया, बीवाईके कॉलेज ने जमा किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, तो सीधी बात है बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसबीआई, तुम्हारा अकाउंट एसबीआई में, तो एसबीआई से कलेक्ट करेगा। तो तुम्हारा बैंक ऑन योर बिहाफ सामने वाले पार्टी को चेक का पेमेंट कर रहा है। सो पहला पेमेंट ऑफ कस्टमर चेक। उसी प्रकार से कलेक्शन, तुमको किसी कस्टमर ने 5,000 रुपए का चेक दिया या डिविडेंड दिया, तो ऑन डिविडेंड आजकल तो सब ऑनलाइन ट्रांसफर भी होता है, तो तुम्हारे खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है, करेक्ट। सो बैंक तुम्हारा चेक किसी और को पे करता है और तुम्हारा चेक कलेक्ट भी तो करता है। तुम्हारा चेक मतलब किसी और ने चेक दिया तो वो कलेक्ट भी करता है। तो जब तुम पेमेंट करते हो किसी को, तो बैंक सामने वाले पार्टी को पे कर देता है, या उसका जो अकाउंट है दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवा देता है। उसी प्रकार से तुम्हारे कस्टमर ने तुमको चेक दिया तो ऑन योर बिहाफ बैंक चेक कलेक्ट भी तो करता है। थर्ड इज एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अभी एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है कि तुमने बैंक में, आजकल तो बहुत बढ़िया हो गया है, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल, घर पट्टी, नल पट्टी, ये सब तुमने, ऐसा है बोलते हैं उसको, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। अभी तुमने कर्जा लिया बैंक से, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एचडीएफसी बैंक से कर्जा लिया, तुम्हारा अकाउंट एसबीआई में, तो तुमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया बैंक को कि हर महीने के 10 तारीख को जो बैंक का ईएमआई है वो तुम पे कर दो। वैसे तो बाकी चीज तुरंत हो जाता है, बट जो ये जो ईएमआई का जो है ना, इसको 2-3 महीना का प्रोसेस लगता है, 2 महीना जितने का 40 दिन का प्रोसेस लेता है ये। क्योंकि तुम्हारे खाते से ऑटो डेबिट होगा ना, बाकी तुरंत हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ये सबको ज्यादा टाइम नहीं लगता। सो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब तुम्हारे नाम पे बैंक इलेक्ट्रिसिटी एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे बिल आया तो ऑटोमेटिक पे कर देगा, बट उसके लिए सब फॉर्म भरना पड़ता है या ऑनलाइन सब ओटीपी के थ्रू बैंक को परमिशन देना पड़ता है कि बिल आया तो तुम पे कर देना, ठीक है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जस्ट एसआईबी बोलते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इज बैंक विल पे ऑन योर बिहाफ ऑटोमेटिकली व्हेन द बिल कम्स। फिर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तुमने बैंक को बोला कि मेरे नाम पे शेयर्स खरीद, बेच, तो बैंक ऑन योर नेम विल बाय और सेल सिक्योरिटीज, करेक्ट। नेक्स्ट इज एज एन एग्जीक्यूटर ट्रस्टी। एज एन एग्जीक्यूटर या ट्रस्टी जो है, अभी क्या होता है कि तुम्हारा जो अ, संपत्ति है वो तुम चाहते हो कि उसके कागजात सब बैंक के पास रहे, बैंक संभाले, या
एक आदमी की डेथ हो गई है, उसका बच्चा छोटा है, तो जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता, बैंक संभालेगा, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एस्टेट, ठीक है ना। सो वो एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी भी बन सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग तो आजकल सब यूज करते हैं, तुमने भी यूज किया होगा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसमें ऑनलाइन पे होता है। पहले मुझे जब इंटरनेट नहीं था, बीएसएनएल का बिल पे करने के लिए 2 घंटा लाइन में खड़े रहना पड़ता था। मैं बात कर रहा हूँ 15-20 साल पहले। इलेक्ट्रिसिटी बिल आधा घंटा, 1 घंटा, एवरीथिंग वॉज इन आवर्स। LIC, सोचो ना, घर पट्टी, नल पट्टी। अभी मुझे याद नहीं है कि मैं लास्ट कब गया था इलेक्ट्रिसिटी, मुझे लगता है 1 से 2 साल हो गया होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन, घर पट्टी ऑनलाइन, अभी लगभग सब कुछ ऑनलाइन हो गया। सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से फंड्स ट्रांसफर करना बहुत आसान है। आजकल तो UPI आ गया है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, 50 जरिए हैं जिसके थ्रू तुम पे कर सकते हो। ई बैंकिंग सबसे बढ़िया आज के तारीख में। यूजर नेम पासवर्ड तो सबको पता है, OTP सबको पता है उसके। इस प्रकार से ये तुम्हारे एजेंसी फंक्शन के 6 फंक्शंस थे। अब ये 6 फंक्शंस को लर्न करने के लिए एक स्टोरी बनाया है। सो लेट अस आइडेंटिफाई जो स्टोरी है तुम यूज कर सकते हो लर्न करने के लिए, इजी पड़ेगा इससे। सो सबसे पहले ऐसा सोचो कि एक SBI का बैंक है। उस बैंक का जो सामने वाला दरवाजा है, नॉर्मली तो कांच का रहता है और फिर शटर रहता है। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू एज एजेंट खड़े रहते हैं। सो तुम्हारे सामने ऐसा सोचो, ये देखो, ये SBI बैंक है, ठीक है। ऊपर SBI का नाम और लोगो आ गया, और उस बैंक के दरवाजे के सामने नवजोत सिंह सिद्धू खड़े रहते हैं। सो जो तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 था, जो कि पेमेंट ऑफ कस्टमर चेक्स था, तो अभी ऐसा इमेजिन करो SBI का बैंक है, बैंक के बाहर नवजोत सिंह सिद्धू एज एजेंट खड़े हुए हैं। उतने में चंकी पांडे आता है, ठीक है, जो SBI का कस्टमर है, वो एक चेक लेके आता है, ठीक है, एक चेक लेकर आता है। तो पॉइंट नंबर 1, तुम सोचो चंकी पांडे जो कस्टमर है SBI बैंक का, वो एक चेक लेके आता है, सिद्धू चेक का कलेक्शन करता है। सो स्टोरी इमेजिन करना आसान है कि एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके दरवाजे के बाहर सिद्धू खड़ा हुआ है। चंकी पांडे जो कि SBI का कस्टमर है, वो चेक का पेमेंट के लिए बैंक में आता है और सिद्धू चेक का कलेक्ट करता है। नाउ सिद्धू स्टैंडिंग रखे हुए हैं या खड़ा हुआ है सिद्धू, तो सिद्धू एक बटन को प्रेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, ऐसा सोचो। और जैसे बटन प्रेस करता है, उस दरवाजे के 2 भाग हैं। तुम देखो तुम्हारे सामने 2 दरवाजे दिखेंगे, एक ये वाला दरवाजा और एक ये वाला दरवाजा, ठीक है। 2 साइड के दरवाजे हैं। लेफ्ट हैंड साइड का दरवाजे से क्या होता है, परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज हो जाता है। तो ऐसे सोचो कि SBI के बैंक के पास सिद्धू है, चंकी पांडे चेक लेकर आता है पेमेंट करने के लिए, सिद्धू कलेक्शन करता है, फिर सिद्धू बटन दबाता है। जैसे बटन दबाता है, लेफ्ट साइड का दरवाजा ओपन अप होता है और वहां पे परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है। और राइट साइड का जो दरवाजा है, परचेज के साइड, ऐसा सोचो कि ये परचेज के साइड ट्रस्टी खड़े रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रस्टी खड़े रहते हैं, और ये साइड राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का दरवाजा होता है। सो अभी याद भी रखना आसान है।
सो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक के बाहर कांच का दरवाजा लगा हुआ है, ये टफन ग्लास होता है। एक कस्टमर चंकी पांडे आता है चेक का पेमेंट करने के लिए, और सिद्धू चेक का कलेक्शन करता है। फिर वो एक बटन एग्जीक्यूट करता है। जैसे एग्जीक्यूट करता है, दरवाजे के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज हो जाता है। उसी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ट्रस्टी खड़े हुए हैं, और राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होता है दरवाजे के। मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दरवाजा दो चीज होता है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज जो कि ट्रस्टी करते हैं, ऐसा सोच लो, और राइट हैंड साइड में ई बैंकिंग का काम होता है। क्या सबको ये स्टोरी ख्याल में आया? यस और नो? सबको स्टोरी कनेक्ट हुआ? यस और नो? ओके, यस। नाउ हम सेकेंडरी फंक्शन में। सेकेंडरी जो फंक्शन है वो तुम्हारे सामने, सेकेंडरी फंक्शन में जनरल फंक्शंस में प्रेजेंट करूंगा तुम्हारे सामने। जो एक लिस्ट आएगा उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, और फिर हम इसको लर्न करेंगे। नाउ अभी हम सेकेंडरी फंक्शंस देखेंगे। जो सेकेंडरी फंक्शंस है उसका दूसरा पार्ट, सेकेंडरी फंक्शंस में दो पार्ट था, एक एजेंसी सर्विसेज था और एक जनरल। इसको जनरल फंक्शंस के बजाय हम जनरल यूटिलिटी सर्विसेज बोलेंगे तो ज्यादा इजी लगेगा तुमको। तो सेकेंडरी फंक्शंस में जनरल यूटिलिटी जो काम करता है बैंक को एक एक करके हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट अस कम टू द फर्स्ट यूटिलिटी सर्विसेज, जो कि फंक्शन ही है सेकेंडरी फंक्शन का, जनरल यूटिलिटी फंक्शन है। पहला दिया है सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। नाउ ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट क्या होता है? हर एक बैंक में कुछ लॉकर्स होते हैं, बैंक के अंदर, सामने कभी नहीं रहेगा, अंदर के बाजू रहेगा। उसमें नॉर्मली तीन साइज हो सकते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज का, जहां पे तुम अपना कागजात, गोल्ड, सिल्वर, कुछ कैश जमा कर सकते हो। तो इसका बैंक रेंट लेता है। रेंट कैन बी 1000 to 5000, 10,000 भी हो सकता है। ये जो सेफ डिपॉजिट वॉल्ट रहता है, इसमें दो चाबी लगते हैं खोलने के लिए। ये लगभग गोदरेज का ही रहता है। एक चाबी बैंक के पास रहती है, एक चाबी तुम्हारे पास रहती है। बैंक के पास जो चाबी रहती है वो मास्टर चाबी रहती है। एक चाबी से कभी नहीं खुल सकता है लॉक। जब तुम जाते हो कुछ कागजात जमा करने या निकालने के लिए, तो तुमसे तुम्हारा नाम, मतलब नाम तो पता रहता है, डेट और कौन से टाइम को तुम एंटर हुए वो दर्ज होता है। तुम अंदर जाते हो लॉकर में तुम्हारे चाबी के साथ, लेकिन तुम्हारे चाबी से खुलेगा नहीं। बैंक के पास एक मास्टर चाबी रहती है। जैसे मेन घर का मेन स्विच चालू नहीं रहेगा तो बाकी लाइट चालू नहीं होंगे, वैसा है। पहले मेन स्विच चालू करना पड़ता है, फिर अंदर के स्विच। तो बैंक का एम्प्लॉय मास्टर चाबी लेकर आएगा, और वो चाबी, लॉकर के बाहर दो चाबी के की होल रहते हैं, एक चाबी उसमें डालेगा, घुमाएगा, और फिर तुम्हारा चाबी उस प्रकार से लॉकर खोलेगा। फिर तुमको जो भी जमा करना है, निकालना है, बैंक उस लॉकर के अंदर कभी भी कैमरास नहीं रहते, तुम बैंक का एम्प्लॉय भी रहेगा नहीं, एक प्राइवेसी मिलता है। तुमको जब भी कुछ जमा या विड्रॉ करना है तुम आराम से अंदर कर सकते हो। फिर जैसे ही तुमने लॉक कर दिया, ठीक है, तुम्हारे चाबी से वो लॉक होगा। अब तुम खोलना चाहो तो भी नहीं खुलेगा, क्योंकि मास्टर चाबी वापिस से लगेगा। ठीक है, सो ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट बोलते हैं। और तुमसे यदि चाबी घूम जाता है तो डुप्लीकेट चाबी होती नहीं है। बैंक के पास मास्टर चाबी है और हर एक लॉक का एक ही चाबी होता है, तो लॉकर को तोड़ना पड़ता है। और बाय द वे, लॉकर तुमसे चाबी गुम जाती है तो तोड़ने का खर्चा 5000 बैंक तुमसे लेता है कस्टमर। उसमें भी तुमको एफिडेविट सब करवाना पड़ता है कि तुमसे चाबी गुम गई है, लॉकर तोड़वाओ, तो 5-6 हजार का तो चार्ज लगना ही है। ठीक है। नंबर 2, लेटर ऑफ क्रेडिट, शॉर्ट में इसको एलसी बोलते हैं।
लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि तुमने अफ्रीका का एक कस्टमर है, ठीक है, या ऐसा सोचो कि अपन ने जापान से 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदा। अभी अपन इंपोर्टर है, जापान एक्सपोर्टर है, तो जापान वाले बोलेंगे कि हमको पेमेंट का गारंटी चाहिए। तो अपन इंडिया है, अपन बोलेंगे कि हमारा ब्रांड अच्छा है इंडिया का, कभी ऐसे फ्रॉड होता नहीं है, लेकिन जापान बोलते हैं कि हमको फिर भी गारंटी चाहिए। तो तुम इंपोर्टर अपन है, अपन अपना बैंक है फॉर एग्जांपल एसबीआई या आईसीआईसीआई एचडीएफसी को बोलते हैं कि प्लीज ओपन अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ जापान का बैंक, से बैंक ऑफ टोक्यो। अब जैसे एलसी ओपन हो जाता है, जापान वाला को पेमेंट का गारंटी हो जाता है, तुमने डुबाया तो भी जो अपना एसबीआई बैंक है उसको पे करना होगा। अब ये वर्क कैसे करता है लेटर ऑफ क्रेडिट? ये इंपोर्टर वर्क का बैंक ओपन करता है। जापान जैसे ही गुड्स शिप में लोड करता है तो एक शिपिंग कंपनी डॉक्यूमेंट देती है, बिल ऑफ लादिंग। वो इंडिया का जो पोर्ट है नवा शिवा है बॉम्बे में, वहां पे जैसे गुड्स पहुंचेगा तुमको बिल ऑफ लादिंग दिखाना पड़ेगा, उसके बाद शिप का कैप्टन तुमको गुड्स दे देगा। तो बैंक ऑफ टोक्यो करता है बिल ऑफ लाद, क्या करता है, बिल ऑफ लादिंग तुमको देने के बजाय तुम्हारे बैंक को देता है। से फॉर एग्जांपल एसबीआई, जैसे एसबीआई को देता है तो 1 लाख रुपए देना बाकी है, एसबीआई तुमको बोलता है 1 लाख रुपए दो, तुम एसबीआई को 1 लाख रुपए देते हो, एसबीआई जापानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज फॉर एग्जांपल पैनासोनिक को 1 लाख दे देता है। सो लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बैंक ओपन करता है इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को पेमेंट ऑफ का गारंटी हो जाता है, एलसी को तोड़ कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज वंस ओपन हो गया तो इंपोर्टर भाग नहीं सकता, बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। अब तुम बोलो कोई कस्टमर भाग गया, तो कोई भी इंपोर्टर का बैंक, जैसे तुम कस्टमर हो बैंक के, बैंक ऐसे एलसी देगा नहीं। बैंक तुम्हारा क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा, इतने सालों का बैंकिंग चेक करेगा, उसके बाद ही इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर वो लेटर ऑफ क्रेडिट देगा। शॉर्ट में मैंने बताया, बहुत डिटेल है ये, इसमें बहुत सारे प्रकार भी लेटर ऑफ क्रेडिट के, बट फिलहाल के लिए इतना ही समझो, लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर्स बैंक ओपन करता है इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर, जिससे एक्सपोर्टर का गुड्स जो बेच रहा है इंपोर्टर को डूबेगा नहीं, क्योंकि अपन अफ्रीका के बहुत सारे कंपनीज गुड्स लेके भाग जाते हैं, पैसा देते नहीं है। तो जैसे ही बैंक ने एलसी ओपन किया, अपन ने अफ्रीका को बेचा, तो अपने को पेमेंट का गारंटी हो जाता है, बैंक इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम खराब नहीं करता है ना। सो ये पॉइंट नंबर 2 था लेटर ऑफ क्रेडिट। तीसरा, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। नाउ सारे बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं करते, जैसे कॉलेज रोड में 2 बैंक में बोल सकता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक डील करता है। नाउ ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिशन देता है जिनको, जो लोग फॉरेन एक्सचेंज, अच्छा मेरे पास $1000 में तुमको $2000, तुम मुझे दो 75,000, नहीं चलेगा। ये सिर्फ बैंक्स के थ्रू या ऑथराइज्ड डीलर्स जो आरबीआई के अपॉइंटेड लोग हैं उनके थ्रू ही तुम करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हो, डॉलर इनटू रुपीस और रुपीस इनटू डॉलर्स। सो कुछ बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज का भी डीलिंग करते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, डॉलर 75 रुपीस चल रहा है, तो वो लोग बोलेंगे हम खरीदेंगे 73 में और बेचेंगे 75 में, ₹2 उनका प्रॉफिट, ठीक है। सो तुमको यदि दुबई जाना है तो दिरहम्स लगेगा, वहां पे तो इंडियन रुपीस चलेगा नहीं। सो तुम क्या करोगे, यहाँ का इंडियन रुपीस दोगे, वो तुमको कन्वर्ट करके दिरहम्स दे देगा, ठीक है। जैसे दिरहम्स दिया तुमको, तो तुम दुबई में स्पेंड कर सकते हो। अच्छा, बैंक्स पे नहीं गए तो मजबूरन एयरपोर्ट में अर्जेंसी में कराना पड़ा, तो एयरपोर्ट में रेट बहुत कम मिलता है। जैसे कि तुम्हारे पास ₹1,00,000 है, ₹1,00,000 में करीबन 5,000 दिरहम्स आना चाहिए, एयरपोर्ट में कराओगे तो 4,500 ही दिरहम मिलेगा। इसलिए एयरपोर्ट में कभी भी करेंसी का एक्सचेंज नहीं कराने का, वहां पे बहुत कम रेट मिलता है। बार्गेन वहां पे भी होता है, लेकिन कभी भी एक्सचेंज एयरपोर्ट के बजाय यहाँ से करके जाने का। सो डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। चौथा है अंडर राइटिंग।
अंडर राइटिंग क्या होता है? अभी जोमेटो का शेयर आया था, आई थिंक 20,000 करोड़ का था शायद, ठीक है, मुझे रकम चेक करना पड़ेगा। अंडर राइटिंग क्या होता है? जोमेटो का शेयर मार्केट में आया था, सुना था तुमने, यस और नो? यस सर। तो क्या होता है, सपोजिटली उनको चाहिए 20,000 करोड़, वैसे तो 20,000 करोड़ चाहिए, तो मार्केट ने 2.5 लाख करोड़ दिया, उनको लौटाना पड़ा 2,25,000 करोड़। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि जोमेटो ने जब शेयर्स मार्केट में लाए, तो हो सकता है मार्केट वाले खरीदे नहीं, 20,000 करोड़ का सिर्फ 15,000 करोड़ दे, उनको चाहिए 20,000 करोड़। तो अंडर राइटर्स क्या होते हैं? बड़े बड़े बैंक्स होते हैं जो जोमेटो और अंडर राइटर्स के बीच एक एग्रीमेंट होगा, उसको अंडर राइटिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। उसके तहत जोमेटो को जो 20,000 करोड़ चाहिए, उसका मार्केट से यदि सिर्फ 15,000 करोड़ आता है, तो जोमेटो को तो पैसे कम मिले, प्रोजेक्ट बंद होने का चांसेस हो सकता है। तो अंडर राइटर्स प्रॉमिस करते हैं जोमेटो को कि यदि 20,000 करोड़ से कम आए, तो ऊपर का 5,000 करोड़ जो कम पड़ रहा है वो हम दे देंगे, ठीक है। सो कंपनी को गारंटी हो जाएगा कि पब्लिक ने पैसा नहीं दिया तो अंडर राइटर्स दे देंगे। अब कोई भी फुकट का तो काम करेगा नहीं, अंडर राइटर्स ने 5,000 करोड़ दिए बैंक को यदि कम पड़ा तो, लेकिन कमीशन 5,000 करोड़ पे नहीं, पूरे के पूरे 20,000 करोड़ का देना पड़ता है। क्योंकि जब 20,000 करोड़ का इश्यू ला रहे हैं जोमेटो, तो पूरा का पूरा 20,000 करोड़ का गारंटी बैंक ले रहा है, एक भी रुपया नहीं आया तो पूरा का पूरा 20,000 करोड़ अंडरराइटर को देना पड़ेगा। सिंस इतना बड़ा गारंटी ले रहा है बैंक का, तो अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ता है कंपनी को, जो प्रिस्क्राइब रेट 1-1.5% के आसपास रहता है। तो इसको अंडरराइटिंग बोलते हैं। सबको समझा? इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा इनस्टेबल है, एग्जिट करके री एंटर कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेटिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स। ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स क्या है? एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड्स ट्रांसफर करना, तुमने तो नोट किया है कितना आसान हो गया आजकल। सबसे बेस्ट तरीका तो यूपीआई के थ्रू हुआ है। सो फंड्स ट्रांसफर करने के लिए तुम्हारा डेबिट कार्ड, तुम एटीएम में भी जाकर किसी और को फंड दे सकते हो, सेम बैंक में रहा तो। तुम इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, तुम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, बहुत सारे हैं, मोबीक्विक, बहुत सारे हैं जिसके थ्रू पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी फंड ट्रांसफर होता है। एक कंसेप्ट है जिसको स्विफ्ट बोलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे स्विफ्ट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। ये भी जैसे आईएफएससी कोड है, वैसे इंटरनेशनल में स्विफ्ट कोड मिलता है। सो बैंक्स हेल्प यू टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेटस रिपोर्ट्स। अब ये स्टेटस रिपोर्ट्स क्या होता है? अभी सपोजिटली तुमने, एक कस्टमर ने तुमको ऑर्डर दिया 50,000 का, ठीक है। उस कस्टमर ने बोला तुमको कि तुम वो पेमेंट करेगा सितंबर में, अभी चल रहा है जुलाई एंड, तुम बाकी लोग को भी 1 महीने का उधारी देते हो, बट ये नया कस्टमर है, तुम चाहते हो गारंटी कि कस्टमर पेमेंट करे। गारंटी मतलब तुमको कस्टमर का फाइनेंशियल स्थिति कैसा है वो पता नहीं, तो तुम क्या करते हो, कस्टमर का जो बैंक है उसको एक सीक्रेटली लेटर लिखते हो और बोलते हो कि प्लीज बताइए, ये जो कस्टमर है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए, उसका बैंकिंग हैबिट्स कैसा है। अभी क्या होता है, कुछ लोग को चेक बाउंस करने की आदत रहती है, या ईएमआई टाइमली पे नहीं करते, ऐसे आदत रहती है। तो ऐसी स्थिति में बैंक तुमको रिप्लाई करेगा, ये सीक्रेट कम्युनिकेशन रहता है। स्टेटस रिपोर्ट बैंक तुमको बताता है, हालांकि ये पब्लिकली नहीं रहता है, लेकिन यदि तुमने पूछा तो बैंक तुमको स्टेटस रिपोर्ट जरूर देगा, थर्ड पार्टी। उसका फ्रीक्वेंसी पेमेंट कैसा है, कोई चेक डुबाता तो नहीं है। बैंक गारंटी देगा नहीं पेमेंट का, बैंक सिर्फ बताएगा कि ये बंदा का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसा है, बंदा कैसा है वो भी नहीं बताएगा। जैसे तुम्हारे जन्म कुंडली देखकर एस्ट्रोलॉजी लोग बोलते हैं ना कि ये ग्रह में ये है, वैसे ही
तुम्हारे जो फाइनेंशियल तुमने व्यवहार किए हैं, चेक आया गया, बाउंस हुआ नहीं हुआ, ये सब देख के बैंक कमेंट करेगा। अब आगे तुम्हारे पर तुमको कस्टमर को उधारी में देना है कि नहीं देना है। क्या सबको समझ में आया ये सब? नो? यस सर। ओके, तो ये स्टेटस रिपोर्ट था। सातवां, इशूइंग क्रेडिट कार्ड्स टू देयर कस्टमर्स। अब क्रेडिट कार्ड्स के लिए तुम्हारा बैंक में अकाउंट होना कोई जरूरी नहीं है। इंडिया का सबसे टॉप क्रेडिट कार्ड कंपनी है एचडीएफसी। क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन उसी में होने वाला है, 4th चैप्टर में। लेकिन फिलहाल मैं इतना बता दूं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फर्क है कि तुम्हारे खाते में 10,000 रुपए हैं, तुम जाते हो बिग बाजार, 8,000 रुपए का शॉपिंग करते हो, स्वाइप करते हो, तो इंस्टेंटली तुम्हारे खाते से 8,000 माइनस हो जाते हैं और सामने वाला बिग बाजार को 2,000 मिल जाता है। नेक्स्ट नॉर्मली नेक्स्ट डे 12 बजे तक मिलता है, पर ऐसा सोचो तुम्हारे खाते से इंस्टेंटली कट जाते हैं। तो ये हुआ डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में जब तुम स्वाइप करते हो, तुम्हारे अकाउंट में पैसे रहे नहीं रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब कल दोपहर को 12 बजे बिग बाजार को एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड की तरफ से पेमेंट मिल जाएगा। अब हुआ क्या है, एक प्रकार का तुमने एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड कंपनी से 8,000 रुपए का कर्जा लिया है। अब तुमको करीबन 50 दिन का क्रेडिट फ्री, इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। ऐसा सोचो, आज से 50 दिन तक तुमको कोई ब्याज भरना नहीं है। नॉर्मली तुमको मिलेगा, ऐसा सोचो, अगस्त 30 तक का टाइम मिलेगा कि तुम पे करो, ब्याज देने की जरूरत नहीं है। तुमने 8,000 का शॉपिंग किया है, 8,000 एक महीने के बाद मतलब 30 अगस्त से पहले पे करो। तो तुमको ये फायदा होता है कि तुमको बिना ब्याज के पेमेंट करते आ रहा है। बिग बाजार को ये फायदा होता है कि लोग ज्यादा हैवी कैश डर के मारे कैरी नहीं कर सकते कि वही चोरी वोरी तो हो जाए, कार्ड से तुरंत शॉपिंग ज्यादा होता है। एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड कंपनी को ये फायदा होता है कि उनको जो कुछ 0.5%, 1%, 1.5% बिल का मिलता है, 80 रुपया एक स्वाइपिंग में, बिना कुछ किए उनको, वैसे तो कर्जा दिया लेकिन उनको तुरंत ये कमीशन मिल जाता है। सबके लिए विन 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 सिचुएशन है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदे में रहती है क्रेडिट कार्ड कंपनी। कैसे? 30 अगस्त को तुमने 8,000 रुपया नहीं भरा तो पहले तो पेनल्टी 500 से 750 रुपया लग जाता है और महीने का 4% ब्याज शुरू हो जाता है सितंबर 1 से। सोचो 4% मतलब साल का करीबन 48%, और उसमें तुमको सर्विस जीएसटी भी लगता है करीबन 18%, तो आदमी फ्लैट हो जाता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड जितना लोग सोचते बढ़िया, उतना ही डेंजरस भी है, ठीक से यूज नहीं किया जाए। क्रेडिट कार्ड यूज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका टाइमली पे करना बहुत जरूरी है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हम रिस्क लेंगे नहीं, क्रेडिट कार्ड रखेंगे नहीं, बट मेरे हिसाब से एक क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए। जब तुम फॉरेन जाते हो ना, वहां पे तुम्हारा एसबीआई ये सब कभी कभार कार्ड नहीं चलता, लेकिन क्रेडिट कार्ड जरूर चलता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इशूइंग क्रेडिट कार्ड था। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन विल बी गिवन व्हेन ओसी का वीडियो में तुम देख लेना। आखिरी का 8वां है एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, करीबन 1985 को इंडिया में एटीएम आया। नासिक में सबसे पहला एटीएम आईसीआईसीआई बैंक ने राजीव गांधी भवन के बाहर चालू किया या शुरू किया। भारत में करीबन 2 लाख के आसपास एटीएम है, 2,01,000 के आसपास, लेकिन ज्यादा स्पीड में बढ़ नहीं रहा है क्योंकि एटीएम को मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लगता है। तो एटीएम और बैंक आजकल प्रेफर कर रहे हैं कि तुम ऑनलाइन ट्रांसफर करो, क्योंकि एटीएम में जाओगे, पैसा विड्रॉ करोगे, डिपॉजिट करोगे, इसमें फिर बैंक का काम बढ़ता है, इसलिए ऑनलाइन ट्रांसफर ज्यादा सपोर्टिंग माना जाता है। तो एटीएम के बजाय एक्चुअली आजकल जो वर्ड नया आ रहा है वो सीडीएम आ रहा है। एटीएम एक वक्त के बाद रिप्लेस हो जाएगा बस सीडीएम। सीडीएम क्या होता है? कैश डिपॉजिट मशीन, जो एटीएम भी है, वहां पे तुम कैश जमा भी कर सकते हो और कैश विड्रॉ भी कर सकते हो। एटीएम एक ऐसी मशीन है जो कि 24 आवर्स तुम कैश डिपॉजिट, पहले तो डिपॉजिट नहीं था, सिर्फ विड्रॉ था, अब तो तुम डिपॉजिट भी कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो।
चेकबुक ऑर्डर कर सकते हो। जो भी मेजर काम ना, चेकबुक या नया कार्ड, ये सब तुम विद द हेल्प ऑफ एटीएम मशीन तुम कर सकते हो। हाँ, इंडिया में अभी भी कैश काफी तौर पर यूज होता है, इसलिए लोग एटीएम मशीन का काफी यूज करते हैं। तुम कभी भी एसबीआई के एटीएम के बाहर जाओ, तुमको बहुत सारा लाइन मिलेगा, लोग खड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा कठिनाई तो डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ था, जब लिमिट आ गया था पेट्रोल का, तभी बहुत कठिनाई हुआ था लोगों को। लेकिन एटीएम आने के बाद में लाइफ बहुत इजी हो गया है, क्योंकि बैंक का टाइमिंग ना ज्यादा से ज्यादा सवेरे 9 से शाम को 4 तक रहेगा। 4 के बाद तुमको अर्जेंट कैश की जरूरत पड़ी तो तुम कहाँ जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एटीएम का फायदा होता है। एक जमाने में कितने भी ट्रांजेक्शन करो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी लिमिट आ गया है। एक एटीएम में तुम 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उस छठवा रहा तो कुछ चार्ज लगता है, मुझे लगता है 10 रुपया। और अभी जनवरी से कुछ बढ़ने वाला है, वो 10 का आई थिंक 12 से 15 रुपया हो जाएगा। सो 5 ट्रांजेक्शन एटीएम में कुछ भी, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, तुम्हारा अकाउंट बैलेंस चेक करना है। बट कभी भी एटीएम कार्ड से अकाउंट बैलेंस चेक नहीं करने का। तुम्हारे पास मोबाइल में ऐप होगा बैंक का, उससे 2 सेकंड में चेक होता है। सो एटीएम का मशीन कैश डिपॉजिट या विड्रॉल के लिए, बाकी तुमको चेकबुक चाहिए ये सब के लिए भी नहीं यूज करने का, क्योंकि ये सब आराम से मोबाइल ऐप से ऑर्डर किए जा सकते हैं। ज्यादातर तो कैश का ही काम करने का, उसके अलावा एटीएम का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो ये एटीएम के बारे में था। अगेन इसका अलग से वीडियो उसी में भी आएगा, सो वी नीड नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस। क्या सबको यहाँ तक समझ में आया सेकेंडरी फंक्शंस? यस सर। अभी इस पे भी मैंने एक स्टोरी बनाया है जनरल फंक्शंस का, जो सेकेंडरी पार्ट है। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज बोलना चाहिए, जनरल फंक्शंस बोलो। अब ये ऐसा स्टोरी है, ऐसा सोचो कि चंकी पांडे बैंक का कस्टमर है, उसको कर्जा चाहिए रहता है, तो वो बैंक के अंदर जाता है। बैंक के अंदर सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स है, जहाँ पे उस बोलते हैं ना, उसका एक लॉकर है वहां पे। तुम्हारे सामने दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं 2 चाबी दिख रहे हैं इधर, 1 और 2 दिख रहे हैं क्या? 2 चाबी फोटो में। यस सर। यस सर। ये उसका चाबी है, ये इधर उसका चाबी लगेगा, इधर बैंक के पास जो मास्टर चाबी है वो लगेगा, उससे ही खुलेगा लॉकर, वरना खुलता नहीं है। लॉकर तोड़ गया, 5,000 रुपए चार्ज लगता है भाई, लॉकर तुमसे चाबी गुम गई, तो चाबी बहुत संभाल के रखने का। सो चंकी पांडे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट के अंदर जाता है, और जैसे ही लॉकर खोलता है, उसमें से मनमोहन सिंह निकलता है लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ। ऐसे सोचो कि जैसे ही वो लॉकर खोलता है, तो उस लॉकर के अंदर से मनमोहन सिंह निकलते हैं, उनके हाथ में होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ऐसा सोचो, सोचने में क्या जाता है। सो ऐसा सोचो कि चंकी पांडे जाता है बैंक के अंदर, वहां से जाता है सेफ डिपॉजिट लॉकर के यहाँ पे, और जैसे लॉकर खोलता है, मनमोहन सिंह निकलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ, और बोलते हैं तुझे फॉरेन एक्सचेंज का कर्जा क्यों चाहिए। चंकी पांडे को कर्जा चाहिए रहता है, तो वो लॉकर में जाता है, लॉकर खोलता है, मनमोहन सिंह बाहर निकलते लेटर ऑफ क्रेडिट लेके, और बोलते हैं कि क्रेडिट मतलब कर्जा, कि तुझे फॉरेन एक्सचेंज में लोन क्यों चाहिए। चंकी पांडे बोलता है नहीं, फॉरेन एक्सचेंज में नहीं, मुझे इंडियन करेंसी में लोन चाहिए, क्योंकि मुझे ट्रांसफर करना है उस लोन के पैसे से मंकी को। थोड़ा कॉमेडी भी लगेगा या उल्लू सिली भी लगेगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम याद रखो स्टोरी। सो चंकी पांडे जाता है सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में, लॉकर खोलता है, तो मनमोहन सिंह निकलते हैं, हाथ में लेटर ऑफ क्रेडिट रहता है। मनमोहन सिंह चंकी पांडे को पूछते हैं तुझे फॉरेन एक्सचेंज में क्यों लोन चाहिए। तो चंकी बोलते हैं नहीं, मुझे फॉरेन एक्सचेंज में नहीं, इंडियन करेंसी में लोन चाहिए, क्योंकि मुझे ट्रांसफर करना है फंड्स मंकी को। ठीक है, मनमोहन सिंह बोलते हैं ठीक है, इस ऑफिस के नीचे बेसमेंट में मेरा लड़का अंडर, इस ऑफिस के अंडर मतलब अंडर राइटिंग, वापिस एक बार देखते पॉइंट्स कैसे याद रखना है। चंकी पांडे जाता है सेफ डिपॉजिट वॉल्ट के यहाँ पे,
जैसे ही खोलता है, मनमोहन सिंह निकलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज, बोलते हैं तुझे फॉरेन एक्सचेंज लोन क्यों चाहिए, तो वो बोलता है नहीं, मुझे मुझे करेंसी है, मुझे ट्रांसफर करना है फंड्स, जो कि फिफ्थ पॉइंट था, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ट्रांसफर करना है मंकी को। तो बोलते हैं एक काम कर, बेसमेंट में जा, वहां पे मेरा लड़का मनमोहन सिंह है, इस ऑफिस के अंदर मेरा लड़का हरभजन सिंह है, वो तुझे देगा। अंडर मतलब अंडर राइटिंग, ठीक है। जैसे ही वो जाते हैं, हरभजन सिंह बोलता है तुझे कर्जा चाहिए इंडियन रुपीज में। अभी बैंक कर्जा देने से पहले उसका स्टेटस चेक करता है, तो हरभजन सिंह बोलता है 5 मिनट रुक जा। हरभजन सिंह चंकी पांडे का स्टेटस, क्रेडिट स्टेटस चेक करता है, ठीक है, और फिर रिपोर्ट जनरेट करता है, और बोलता है एक काम कर, तेरा लोन अप्रूव हो गया, ये ले क्रेडिट कार्ड, और जाकर एटीएम से पैसे निकाल लेना, ठीक है। इस प्रकार से पॉइंट कंप्लीट होता है। क्या पॉइंट है, चंकी पांडे जाता है सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में, लॉकर खोलता है, तो मनमोहन सिंह निकलते हैं, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ बोलते हैं तुझे फॉरेन एक्सचेंज में कर्जा चाहिए, होता नहीं, मुझे इंडियन रुपीज में चाहिए, ट्रांसफर करना है फंड मंकी को। तो बोलते हैं नीचे अंडर, इस टेबल के इस फ्लोर के नीचे अंडर अंडर राइटिंग, मेरा लड़का हरभजन सिंह वो इंडियन करेंसी में लोन देता है। वो जाता है चंकी पांडे, चंकी पांडे जैसे जाता है, हरभजन सिंह उसका स्टेटस चेक करता है, रिपोर्ट जनरेट होता है, और फिर बोलता है ये ले क्रेडिट कार्ड, जाके एटीएम से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से तुम पैसा कैश में विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा चार्ज लगता है, मतलब क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करोगे तो 500-600 रुपये चार्ज लग जाएगा। एटीएम में जाता है, पैसे निकालने, और पैसे विड्रॉ कर लेता है। तो इस प्रकार से तुम्हारे ये 8 पॉइंट्स का स्टोरी कंप्लीट होता है, ठीक है।